गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं चेतना पाल। आज हम जो टॉपिक लेने वाले थे वो डाइजेशन से रिलेटेड लेने वाले थे और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है और पाचन से बेसिकली हम पाचन के बारे में वैसे दूसरी क्लासेस में भी हमने कुछ डिस्कस किया है, लेकिन जब हम पाचन की बात करते हैं तो पाचन बेसिकली है क्या। तो देखिए जो डाइजेशन है, डाइजेशन हमारी बॉडी के लिए, आपको ये तो पता ही है कि डाइजेशन हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही, लेकिन हमारे जो क्लासेस हैं, क्लासेस के अकॉर्डिंग आप जैसे 10th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है बोर्ड में, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होता है। इसमें से बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारी मतलब इतना लेंथी टॉपिक है कि आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी, कहीं से कुछ भी इसमें से आ सकता है। एंजाइम से रिलेटेड कोई चीज़ आ सकती है या कोई डायग्राम भी सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ही पूरा बनाने के लिए कई बार ये ना आपको लॉन्ग में ही डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए आ जाएगा और केवल नामांकित चित्र ही इसमें आ जाता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। और जब हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट पाचन क्या है, बेसिकली हम बात करते हैं कि पाचन क्या है। तो देखिए, पाचन हमारी बॉडी में होने वाली कुछ जटिल क्रियाएं हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी में इतनी सारी क्रियाएं चल रही हैं डे टू डे, इतनी निम्न प्रकार की क्रियाएं चलती हैं भोजन को पचाने के लिए। तो भोजन को पचाने के लिए बेसिकली जो भोजन है, भोजन में आपको क्या करना होता है। भोजन में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भोजन के अंदर बेसिकली देखिए पाचन क्या है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो पाचन क्या है, तो जो जटिल यौगिक हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ना है ना। सरल अणुओं में तोड़ना पाचन। जटिल यौगिक से सरल अणुओं का जो बेसिकली बनना है उसको हम क्या बोलते हैं। इसको आप एक तरीके से इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई आपके जटिल अणु है और जटिल अणुओं से आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कोई चीज़ तोड़नी है, ब्रेक डाउन करनी है, तो ये आपका क्या हो गया, ये डाइजेशन या पाचन कहलाता है। तो ये बेसिकली छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी फूड को। तो यहाँ पर जो पाचन है, पाचन की क्रियाएं दो तरह से होती हैं। वो कौन सी, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। तो यदि हम देखें तो पाचन दो प्रकार के हैं। पाचन कितने प्रकार के हैं, एक तो यांत्रिक पाचन है। आप थोड़ा सा चीज़ों को समझें, इसमें आप क्या करेंगे, हम टर्म्स को लिखने की भी कोशिश करेंगे, आपको साथ साथ लिखना भी है, क्योंकि लिखने से आपके क्या होगा कि वो चीज़ें याद होंगी। इसके लिए आप अपनी बुक को, नोटबुक को साथ लेकर बैठें। यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। तो देखिए, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन बेसिकली क्या है। तो यांत्रिक पाचन, जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो बेसिकली हमारे फूड को, जो भी बोलस या फूड हम खा रहे हैं, जो भी निवाला हम खा रहे हैं, उसको हमारे मुंह में पहले क्या करते हैं, हमारे टीथ और हमारी जो दांत हैं और हमारी जो जीभ है, वो उस भोजन को क्या करती है, उसमें लार मिलाने का काम करती है, और लार मिलाने का और चबाने का काम करती है। तो कहने का मतलब है कि भोजन, यदि हम देखा जाए तो पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है और पाचन मुंह से शुरू होकर के वो हमारा पूरा एक काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। और यहाँ पर हमारा कहाँ पर यांत्रिक पाचन हमारा कहाँ होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। जो हमारा जो दूसरा पाचन है वो होता है रासायनिक पाचन, जो कि सारी हमारी पूरी जितनी भी आहार नाल है वो उसके अंतर्गत, वहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन हैं अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में भी यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारी आहार नाल शुरू होती है। ये आहार नाल यहाँ से लेकर यहाँ तक मानी जाती है। तो ये पूरी आहार नाल एक, आप एक तरीके से मान सकते हैं, ये एक नाल है एक पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये पूरी आहार नाल है और आहार नाल में बहुत सारे हमारे यहाँ पर कुछ जो इसके अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, वो आए हुए हैं। तो
आप ये देख सकते हो कि इतने सारे पार्ट्स ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये आहार नाल के जो पार्ट्स हैं, यहाँ पर मुख गुहा आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारी मुख गुहा यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर ग्रसिका है, फिर यहाँ पर ग्रासनली है, और ये आमाशय है। तो ये सारे जो पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक तरह से हमारा जो पाचन तंत्र है उसका निर्माण करते हैं। अब जब आपको भूख लगती है तो आप क्या कहते हैं, है ना, कि मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो भूख लगने के बाद आपको इस खाना, तो हम क्या कहते हैं, भोजन करते हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए। तो बेसिकली हमें एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ पर हमने जो लिखा है ये मुझे भूख लगी है, तो बेसिकली हमें भूख लगी क्यों है, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करो कि हमें क्यों भूख लगती है। तो देखिए, भोजन को भूख लगने का हमारा क्या कारण हो सकता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, या जिसको हम बोलते हैं बेसिकली आमाशय। तो आमाशय के अंदर कुछ पाचक रसों का स्रावन होता है, मतलब पाचक रसों का रस बहते हैं किसके अंदर, आमाशय के अंदर। तो आमाशय के अंदर जब पाचक रस बहेंगे तो उनको कुछ डाइजेस्ट करने के लिए, उनको कुछ पचाने के लिए चाहिए होता है। और उस केस में जब पचाने के लिए आपको कुछ चाहिए, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, जब कुछ पचाने के लिए आपको चाहिए होगा, तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं, जब भी आपको भूख लगती है उसको हम बोलते हैं क्षुधा पीड़ा। क्षुधा पीड़ा, हंगर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्षुधा पीड़ा। तो ये हमें दिमाग के कौन से हिस्से से पता चलता है, तो हमारे दिमाग का एक हाइपोथैलेमस पार्ट है, हाइपोथैलेमस पार्ट से, और वहाँ पर रिलेटेड कुछ संबंधित ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता चलता है क्या कि हमें जो है भूख लग रही है। तो वहाँ से, क्योंकि हमारे ब्रेन से ही हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, तो हमारी कुछ ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ हैं, और वो ग्रंथियाँ क्या करती हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। वहाँ से कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स वो उसके सीक्रेशन के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हमारे जो पाचक रस हैं उनके सीक्रेशन के लिए भी कौन जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है, हमारा ब्रेन जिम्मेदार है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस पार्ट में, और वहाँ पर एक ग्लैंड होती है, कौन सी, मास्टर ग्लैंड, एक तरह से आप कह सकते हैं मास्टर ग्रंथि। और पहले तो आप दिमाग के हिस्से की बात करते हैं, तो हाइपोथैलेमस पार्ट है, और वो हमारी बॉडी के अंदर भूख को कंट्रोल, भूख को जनरेट करता है बेसिकली। और हमें लगता है कि आपको लगता है कि भूख में चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, है ना, कई बार हमें ऐसा लगता है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में हमारे आमाशय के अंदर कुछ ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों से रसों का स्राव होता है, और जठर रस जिसको हम बोलते हैं। और जठर रस में जब वो स्राव होगा, जब जठर रस बनेगा, तो हमें कुछ ऐसा होगा कि उसमें कुछ डाइजेस्ट करने के लिए कुछ चाहिए, वरना स्टमक के अंदर, क्योंकि एसिड बन रहा है वहाँ पर, क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। और एसिड में जब आप कुछ नहीं डालेंगे डाइजेस्ट करने के लिए, तो क्या होगा, वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का एसिड है। और जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, आपकी स्टमक की स्किन को ही थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा। मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब आप परमानेंटली भूखा रहेंगे तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन हम उसी वक्त हमें एहसास होता है कि हमें कुछ खाना चाहिए, और उसको हम बोलते हैं क्षुधा पीड़ा। हाँ, अब आती है खाने की बात, फूड की बात। हम कितने तरह का भोजन अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं। तो जब आपने देखा होगा हमारे पास कितने तरह के फूड्स होते हैं, आपने देखा होगा कितने टाइप के फूड्स, आपने कुछ भी खा लिया है ना, कितने हजारों तरह के फूड हैं जो हम खाने, मतलब हम डिशेस कितनी बनाकर खाते हैं, है ना, कि हमारे पास हम चावल, दाल, और इसके अलावा जो बनने वाली विभिन्न प्रकार की जो व्यंजन है, वो एक बात बिल्कुल अलग है कि कितने तरह के व्यंजन जो है हम लोग खा सकते हैं। खासकर जो इंसान है उसकी बात है कि इंसान ने बहुत सारे टेस्ट अपने बना लिए हैं। और आपको यहाँ देखकर ये खाने भूख तो लगाई होगी शायद, और आपको 3 इडियट वाली थाली भी ध्यान आई इससे कुछ बच्चों को, कि यहाँ पर जो यहाँ पर आपने देखा था वो 3 फ्रेंड, उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या थे उनके नाम, जो तीनों जो है क्या कर रहे थे, थाली भरकर खाना खाने के लिए वो चले गए थे। और वहाँ पर खाना खाने के लिए कौन क्या चाहिए होता है, यूनिफॉर्म, उनका ये टैगलाइन थी। चलिए, अब आपको भूख लग रही होगी, चलो आपके लिए आप बर्गर है ये, आप अपनी भूख शांत कर लो यहाँ पर, उसके बाद पढ़ाई के लिए थोड़े रेडी हो जाओ डाइजेशन को पढ़ने के लिए।
जी, अब आते हैं हमारे फूड में, हमारे खाने में हम क्या क्या चीज़ें बेसिकली खाने में हमें प्रयोग करते हैं, है ना। हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ें बेसिकली होती हैं, तो हम क्या होती हैं, देखिए सबसे पहले होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, यदि हम देखा जाए तो ये अनाज के रूप में जितने भी हमारे पास वो होते हैं, तो ये अनाज के रूप में हमारे पास होंगे। जैसे कि राइस है या गेहूं है या उनसे बनी हुई रोटी वाली जितनी भी चीज़ें हैं। और इसमें भी यदि आप बर्गर कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वेजिटेबल्स यूज़ हो रही हैं, यहाँ पर कुछ फैट यूज़ हो रहा है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो बर्गर पिज्ज़ा आप जितनी भी चीज़ें खाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं। तो हमारे फूड में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और उन फूड इसीलिए हमें, आई थिंक डाइजेस्टिव सिस्टम इसीलिए हमारा इतना ज़्यादा क्रिटिकल भी है कि हमें इतनी सारी चीज़ें जो हम खाते हैं उनको पचाने के लिए हमारा शरीर किस तरह की गतिविधियाँ करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, पाचन, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा। उसके बाद आते हैं प्रोटीन। तो देखिए जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन प्रोटीन किस किस चीज़ में पाए जाते हैं? प्रोटीन हमारे मसल्स फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा, आप जब जिम जाते हैं तो आपने सुना होगा प्रोटीन्स खाइए, है ना। ये वाली सारी चीज़ें जो हमारी मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, है ना। और यहाँ पर आप देखिएगा ज़्यादातर जो दालें हैं, जो दालें हम खाते हैं अपने फूड में हम शामिल करते हैं, वो क्या है, प्रोटीन्स बेसिकली चना, मटर और जितने भी तरह की आप दाल, मसूर और अरहर और बीन्स और ये जितने भी मीन आपकी जो मटर वगैरह हो गई है या राजमा हो गए हैं या छोले हो गए हैं, ये सारी जो है जितनी भी दालें हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। अब आप इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा पढ़ते पढ़ते। उसके बाद जो हमारा मीट वाला मीट है, उसके अंदर भी जो लोग मांसाहारी हैं वो मीट का भक्षण करते हैं बेसिकली, और उसके अंदर भी हमें प्रोटीन मिलता है। एग के अंदर भी प्रोटीन होता है। फिर आते हैं कुछ मिनरल्स। मिनरल्स माने खनिज। खनिज लवण या खनिज क्या है? देखिए खनिज क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें, कुछ एलिमेंट होंगे बेसिकली। ये क्या है, खनिज कुछ एलिमेंट हैं जो कि रसायन विज्ञान के कुछ एलिमेंट हैं। तो वहां पर जैसे कि यहाँ पर हो गया है आयरन, हो गया है मैग्नीशियम, हो गया है कॉपर, हो गया है। तो ये कुछ कुछ चीजें हमारी बॉडी में, सोडियम है, पोटेशियम है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ रसायन हैं ये जो हमारी बॉडी में सूक्ष्म मात्रा में जिनकी नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ से मिलते हैं, ये कुछ ड्राई फ्रूट से या अदर फ्रूट से हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स में हालांकि कुछ क्या होते हैं, कई बार मिनरल्स होंगे और उसके अलावा यहाँ पर कुछ फैट्स की भी क्वांटिटी मिलेगी आपको इनमें। तो जो खनिज है वो हमें, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को, आपने देखा होगा HCl हमारी बॉडी में बनता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्लोरीन। क्लोरीन कुछ माइक्रो अमाउंट में, कुछ छोटी अमाउंट में, कुछ सूक्ष्म अमाउंट में हमें कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ जो तत्व हैं वो चाहिए होते हैं, उनको हम मिनरल्स बोल रहे हैं। और उन मिनरल्स का हमारी बॉडी में काम है। जैसे कि यहाँ पर एक और हो गया है आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन बेसिकली, और आयोडीन का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हमारी आयोडीन बेसिकली किस चीज़ के लिए, हमारे यहाँ पर थायराइड एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, उसके लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी के अंदर सोडियम जो तत्व होता है उसके लिए हमें ज़रूरत है सोडियम और पोटेशियम की। कॉपर हमारी बॉडी में आयरन की प्रेजेंस भी है। आयरन की प्रेजेंस क्यों है, हमारे ब्लड को कहने के लिए, जो हमारे बॉडी में ब्लड का एक बड़ा रोल है। और ब्लड के लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए। ब्लड के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली हमें आयरन की नीड है। तो आयरन की नीड है और उसको न्यूट्रलाइज, उसको वो करने के लिए कॉपर की भी नीड है, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं, ये थोड़ा थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मिनरल्स हमारे काम आते हैं। अब हालांकि इनके डाइजेशन में ये डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी के द्वारा
क्या कर लिए जाते हैं, जब स्टमक में जाते हैं एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के डाइजेशन के लिए एक लंबी प्रक्रिया चलती है, जैसे कि आपके प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं। अब आते हैं विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन की आपने देखा होगा, विटामिन की हम लोग कई बार कैप्सूल्स खाते हैं। कुछ पार्टिकुलर विटामिन की वजह से क्या होता है, आपने सुने होंगे विटामिन ए, बी, सी, जैसे कि ये फ्रूट है, खट्टे फ्रूट्स में हमें विटामिन सी मिलता है ना। इस टाइप के आपने देखे होगा। ये विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है उसकी या कमी है, मतलब उसकी जो कमी है उसकी कमी से विटामिन क्या है, विटामिन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक पार्टिकुलर विटामिन की वजह से हमारी बॉडी में कोई पार्टिकुलर कमी परमानेंट मुख्य रूप से बन सकती है। तो देखिए, जब विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए आईसाइट के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए, यदि आपकी एज कम है तो आप कम है तो आप विटामिन ए को अपनी डाइट में शामिल करें। कई बार हमारी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जैसे मेरी तरह बहुत ज़्यादा यदि आईसाइट पर आपके दिक्कत है तो तब विटामिन ए कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको पहले से ही आपको विटामिन ए के लिए आप क्या कर सकते हैं, विटामिन ए लें आप पहले से। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और ई और विटामिन के, कुछ ये विटामिन हैं। और ये विटामिन हमारे क्या करते हैं, विटामिन डी यहाँ पर जो कि हमारा सनलाइट से मिलता है। विटामिन सी आपको ग्रीन चिली, हरी मिर्च में या फिर खट्टे जो फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स जिनको हम बोलते हैं, खट्टे फलों में आपको मिलेगा क्या, विटामिन सी। अब जब विटामिन सी खट्टे फलों में मिलेगा तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर एक ऑरेंज है, तो इसमें क्या होगा, विटामिन सी होगा। विटामिन सी स्किन के लिए अच्छा माना जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो विटामिन ई एंड विटामिन के, ये भी कुछ अदर विटामिन हैं जिनके अलग अलग बॉडी में अलग अलग फंक्शंस के लिए वर्क है बेसिकली। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम हमें करना चाहिए। और इनको डाइजेशन के लिए क्या होता है, इनकी डाइजेशन के लिए पार्टिकुलर वो नहीं है। बॉडी के कुछ ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा जो लिवर है, वो जो विटामिन हैं उनको क्या करना है, संचित करने का कार्य करता है। जो हमारा लिवर है वो बेसिकली जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जो फैट के अंदर घुलने वाले जो विटामिन है या विटामिन है, ठीक है, तो उसको अपने अंदर क्या करते हैं, संग्रह करके रखता है, आप ये कह सकते हैं। अब आते हैं फैट्स। फैट्स देखिए हमारी बॉडी के लिए हमारी बॉडी के लिए फैट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपने भोजन में, आपने देखा होगा, जब आप बर्गर खा रहे हैं तो आप यदि बर्गर को लगाएं, बर्गर को देखें तो बर्गर में क्या क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, विटामिन, प्रोटीन। विटामिन का तो पता नहीं कि ये वो कितना हाइजीनिक है, विटामिन का ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स भी हम देखते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स भी होती हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं नॉर्मल। और उसके अलावा वहाँ पर फैट्स भी होते हैं। तो फैट्स बेसिकली यदि हम देखें, फैट्स भी दो तरह के फैट्स होते हैं बेसिकली, एक अच्छे फैट्स और बुरे फैट्स। ये एक डिटेल टॉपिक है तो इसको कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस आपको बता दिया है जनरली। तो आप एक तरीके से जो हमारे, हम मार्केट में कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं ना, वो खतरनाक वाला फैट होता है, उसको हम कम ही कंज्यूम करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो फैट्स, जितनी भी ऑयल वाली हमारी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो हमारी फैट्स हैं, वो हमारी वसाएं हैं। और वसाएं क्या करती हैं, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली बढ़ाती हैं, और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। और कोलेस्ट्रॉल को भी, यदि अच्छी फैट है तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बेकार वाला फैट है तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जो बीमारियों को बढ़ाएगा, है ना। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं एलिमेंट्री। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब आता है हमारा मुख्य चैप्टर। तो कहने का मतलब है, जो ये इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जितने भी विटामिन, प्रोटीन ये हमने पढ़े हैं, तो ये आपको पता है कि ये हमने क्यों पढ़े हैं? ये इसलिए पढ़े हैं क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस वसा, ये सारी चीज़ें हम एक साथ मिला करके हम क्या कर रहे हैं, अपने भोजन, हमने अपने खाने में इतनी सारी चीज़ें डाल ली हैं और उसको अब हमें डाइजेस्ट करना है। वो जो बर्गर था जो आप खा रहे थे, अब आपने वो बर्गर खाया, आप ऐसा मानकर चलिए उसमें वो सारी चीज़ें हैं। अब आपने वो बर्गर खाया तो सबसे पहले उस बर्गर का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, अब हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस पर बात करेंगे तो यहाँ पर आता है, देखिए, एलिमेंट्री कैनल। इसको हम बोलते हैं आहार नाल। पहले आ जाएगा हमारा ये आहार नाल, बोलेंगे हम, ठीक है।
डाइजेस्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स, दो तरह की ग्लैंड्स हैं। डाइजेस्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स, इसको हम वैसे बोलते हैं सहायक पाचक ग्रंथियां। दूसरा है हमारा सहायक पाचक ग्रंथि। ये दो तरह की है। तो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। अब यहाँ पर आप देखते हैं आहार नाल बेसिकली यहाँ से लेकर और ये पूरी यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको पूरा ही हम आहार नाल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? पूरा ही हम आहार नाल बोलते हैं। और ये लगभग 6 से 8 मीटर लंबी ये हो सकती है यदि पूरी लेंथ की हम बात करते हैं। तो यदि हम इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ हटा दें तो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये पूरी जो लेंथ है ये आहार नाल पूरी यहाँ तक बोली जाती है, यहाँ पर गुदा द्वार तक यदि हम देखेंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, इसमें हम कौन कौन से पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिएगा, इसको हम बोलेंगे मुख गुहा। जब आप कोई खाना ग्रहण करते हैं, कोई भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसको हम बोलने वाले हैं मुख गुहा। और यहाँ पर इसको बोलेंगे ग्रास नली। जब आप भोजन खाते हैं तो आप क्या करते हैं? भोजन खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन यहाँ पर आएगा, ग्रास नली में आएगा, है ना। तो ग्रास नली, इसके बाद ये नेम सभी को नोट करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आइएगा, जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये हमारा कौन सा वाला हिस्सा हो गया है? यकृत। इस हिस्से को हम बोलेंगे आमाशय। आमाशय बेसिकली क्या है? आमाशय नाम की, देखो वैसे तो वो हम बोल देते हैं पेट, लेकिन पेट नाम की हमारी बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं है। मतलब हम बोल रहे हैं ना, यदि हम एक इसका एक जो विज्ञान के अकॉर्डिंग हमारा जो नाम है वो है, इस अंग का जो नाम है वो है आमाशय। यहाँ पर एक छोटी सी मटर के दाने के आकार की जो थैली आपको दिख रही है, इसे हम बोलेंगे पित्ताशय। यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्गन होता है, वैसे तो यहाँ पर ये पूरा अभी वैसे दिख रहा है, ठीक से नहीं दिख पा रहा है बेसिकली। इसको हम बोलेंगे अग्नाशय। और इस सब में, इन सब का अलग अलग कार्य है अग्नाशय। इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर छोटी आंत। छोटी आंत्र, छोटी आंत्र आपकी ये 3 तरह की होती है बेसिकली। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यदि हम देखें तो ड्यूडेनम कुछ यहाँ वाला हिस्सा है इसका, और जो जेजुनम है वो कुछ मीडियम वाला हिस्सा है, और जो इलियम है वो यहाँ पर जहाँ से ये बड़ी आंत से मिलती है, ये वो वाला हिस्सा है इसका। तो ये नाम आप ध्यान रखें। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर, ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत में एक यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा होगा जो अभी इस डायग्राम के अंदर पूरी तरह नहीं शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रमी रूप परिशेषिका। क्रमी रूप परिशेषिका। जो हमारा एक आप कह सकते हैं कि ये एक अवशेषी अंग है, मतलब इसकी ये अवशेषी अंग है, ये भविष्य में विलुप्त हो सकता है हमारे शरीर से, है ना। इसके कुछ कारण हैं। बेसिकली ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर काफ़ी लाखों साल पहले था, ऐसा माना जाता है।
तो कृमि रूप परिसेचिका, जिसे हम अपेंडिक्स की आज के समय में अपेंडिक्स की नली भी बोल देते हैं, और अपेंडिक्स की जो नली है वो बेसिकली क्या है, अपेंडिक्स की नली कि इसके अंदर क्या है, फूड पार्टिकल्स, कुछ भोजन के कण यदि इसके अंदर चले जाएं तो आपने देखा होगा ये अपेंडिक्स की नली जो है अब दिक्कत ज़्यादा करने लगी है। अपेंडिक्स का आपने सुना होगा अभी, ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ना। तो ये अपेंडिक्स का बेसिकली हमारी बॉडी में क्या काम था, अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में क्या वर्क था, अपेंडिक्स का यही वर्क था हमारी बॉडी में। ये क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल्स चले जाते हैं, इसमें यदि फूड पार्टिकल इसके अंदर भर गए तो ये फूल जाती है और इसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और ये फट सकती है और उस केस में किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये खतरनाक ज़्यादा है। अब आइएगा यहाँ पर मलाशय, मलाशय, और यहाँ पर ये है गुदाद्वार, जहाँ से बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर मुख गुहा, ग्रासनली, और यहाँ पर देखिए जो मुख गुहा है वहाँ पर भी दो चीज़ें आपकी टीथ और जीवा डाइजेशन में यदि हम देखें तो यहाँ पर दांत और जो जीभ है वो डाइजेशन में या पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये जो डायग्राम है आपको ये पता हो, ये आपको बनाना आना चाहिए। अब देखिए जो आहार नाल है, आहार नाल को हम 6 भागों में बेसिकली बांट सकते हैं। जो आहार नाल है वो हमारी 6 भागों में बांटी जा सकती है। कौन से 6 भाग होंगे वो? सबसे पहला हमारा हो जाएगा मुख, फिर हो जाएगी हमारी ग्रासनली, ईसोफेगस, ग्रासनली बड़ी इंपॉर्टेंट है ये को पढ़ना। स्टमक, आमाशय, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, आमाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र, छोटी आंत या आंत्र इसको बोला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र का आपको पता है कि पूरे जो बाद में डाइजेस्ट होकर पूरा जो फूड इसके अंदर जाता है, बड़ी आंत्र। रेक्टम, मलाशय। तो बेसिकली ये नाम आपको पता हो, आपको ब्रीफ करके इस डाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, और ये नाम आपको लिखने हैं, ये आपको इसलिए मैं आपको जो हिंदी वाले हमारे नेम हैं ये हम खुद ही लिख रहे हैं क्योंकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब डाइजेस्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स मतलब पाचक सहायक ग्रंथियां या सहायक पाचक ग्रंथियां जो है हमारी, सहायक पाचक ग्रंथियां, ये हमारी 3 तरह की ग्रंथियां मेनली हैं। वो कौन कौन सी हैं यदि हम देखें तो जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर यदि हम ग्रंथि की बात करें तो यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स आएगा, सैलिवरी ग्लैंड्स। तो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लिवर, यकृत, पैनक्रियाज, अग्नाशय, हमने अभी बनाया था ये अग्नाशय। तो देखिए यहाँ पर अग्नाशय की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पैनक्रियाज कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर का है, ये हमारे लिवर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी आगे जो हमारा स्टमक है, स्टमक की ये फिगर हमने यहाँ पर लगा दी है, लेकिन आगे फर्दर हम देखते हैं स्टमक की यहाँ पर नीड इतनी नहीं है। आहार नाल में सबसे पहले यदि हम आहार नाल को देखते हैं तो देखिएगा आहार नाल में सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आहार नाल में माउथ आ जाता है, और माउथ में भी आप 2 तरह की चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले माउथ आ गया, और माउथ में आ जाते हैं सबसे पहले टीथ। अब माउथ में आप क्या देख रहे हैं, माउथ में आप 2-3 चीज़ें हम देख सकते हैं डाइजेशन के लिए यदि हम आहार नाल से बात करें। तो देखिए जब हम भोजन खाते हैं, भोजन हम आप करते हैं, तो भोजन करने में जो हमारा यांत्रिक क्रिया है सारी वो किसके द्वारा होती है, मुख के द्वारा होती है। तो यहाँ पर से हमारा मुख क्या है, यांत्रिक पाचन, मुख से यांत्रिक पाचन आरंभ होता है, यांत्रिक पाचन आरंभ होता है। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हमारा जो फूड है, जो भोजन है, भोजन का जो बोलस है उसको हम जब खाते हैं, उसको चबाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा,
जो टीथ हैं, जो दांत हैं, उसको लार उसको क्या करती है, मिक्स करती है। और मिक्स करने के बाद जो हमारा भोजन है उसके अंदर लार भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य करती है, बहुत ज़्यादा जरूरी वर्क है वहाँ पर। अच्छा, जो माउथ है, माउथ के अंदर जो सलाइवा है, वो सलाइवा, ये वो लार जो है वो बेसिकली कहाँ से बनती है, वो कहाँ से बनती है, आपको यहाँ पर एक कुछ इमेज दिख रही होंगी। देखिए यहाँ पर ये हमारी जो है कुछ ग्रंथियाँ हैं, ये हमारी लार ग्रंथियाँ हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, लार ग्रंथियाँ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लार ग्रंथियाँ, 3 तरह की हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स। जो लार ग्रंथियाँ हैं वो कितनी होती हैं, लार ग्रंथियाँ संख्या में, लार ग्रंथियाँ लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी या संख्या में कितनी होती है, 6 पाई जाती है, 6 संख्या में, ठीक है ना। तो ये यहीं पर इस तरीके से दोनों तरफ होती हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि ये हमारी क्या है, लार ग्रंथियां हैं, जो भोजन के अंदर लार को मिलाने में मदद करती है। माउथ का बेसिकली यही काम है, जो भोजन के अंदर लार को मिलाता है। और यहाँ से जब भोजन जाता है, अब देखिए टीथ, अब माउथ के बाद, मुख के बाद जो मुंह है, मुंह के बाद क्या आता है, हमारे टीथ आता है। तो टीथ के अंदर क्या होता है, टीथ के अंदर आपको पता है, टीथ मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, जो टीथ हैं वो कितने तरह के हैं, इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। तो उसमें हम देखते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ पर मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लूंगी, केवल छोटा सा यहाँ पर हम क्लास लेंगे। इंसीजर है, इनको हम बोलते हैं कृंतक दांत, पहले प्रकार के आपके दांत हैं कृंतक। दूसरे हैं रत्नक, ठीक है ना। तीसरे हैं अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। और फोर्थ प्रकार के दांत हैं आपके चवर्णक, चवर्णक। ये 4 तरह के दांत हमारे पाए जाते हैं। यदि हम संख्या वाइज ये टीथ यदि हम देखने की कोशिश करें, तो ये हमारे 2 दांत, यदि हम देखें सामने के 2 हिस्सों में जो ये पाए जाते हैं, इंसीजर हमारे 2 पाए जाते हैं, रदनक हमारे 1 पाए जाते हैं, और ये वाले हमारे 2 पाए जाते हैं, और उसके बाद ये वाले हमारे 3 पाए जाते हैं, ठीक है। तो यदि हम इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने आएंगे, 2, 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 चौक, मतलब इन यदि हम देखेंगे तो 8 चौक 32, क्योंकि ये एक तरफ के पार्ट के टीथ हैं, तो ये पूरा डिटेल्ड आप उसमें जा करके इसको चेक करना, ठीक है। यदि हम क्या लेते हैं, यदि हम दंत सूत्र भी उसी में आपको बताया गया है कि दंत सूत्र हमारा 2, 1, 2, 3 इस तरीके से बनेगा, और इंटू आप उसको कैलकुलेट करेंगे। जो अपर जॉ है, जो निचला जबड़ा है, जो ऊपर वाला जबड़ा है, इस टाइप से आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिएगा, कृंतक, कृंतक का मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहले हम जब दांत की बात करते हैं तो कृंतक का कार्य होता है काटना। जो रत्नक है, रत्नक का कार्य क्या होता है, रत्नक का कार्य होता है क्या करना, यहाँ पर काटना, और ये इनका होता है चीरना या फाड़ना। बेसिकली आपने देखा होगा, जो गन्ना खाते हैं हम, कौन से टीथ से खाते हैं, वो रत्नक वाले टीथ से खाते हैं, है ना। अग्र चवर्णक की यदि हम बात करेंगे, ये है हमारी प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स मतलब जो हमारे ये वाले टीथ हैं, इनके जस्ट जो चीरने वाले टीथ हैं, इनके पीछे वाले जो टीथ होते हैं, ठीक है, वो हमारे 2 टीथ हैं, 2 दांत हैं, उनका है पीसना और चबाना। और जो हमारे सबसे लास्ट वाले हैं, इनको हम कह सकते हैं पीसना, चबाना तो है ही, पीसना, चबाना। कोई चीज़ यदि आपको अखरोट तोड़ना है तो आप किससे तोड़ेंगे, है ना। और तोड़ने भी आपका ये कह सकते हैं कि सबसे लास्ट तोड़ना किसी चीज़ को, आप इन्हीं चीज़ों से ये वाला वर्क करते हैं। तो ये आप छोटा सा हमारा टीथ के बारे में वो हो गया है क्लास। अब देखिएगा, जो कैनाइन्स हैं, कैनाइन, कैनाइन माने कौन से वाले टीथ हमारे, जो हमारे रदनक वाले जो टीथ, ये वाले चीरना और फाड़ना, इनको हम बोलते हैं कैनाइन।
ये वाले हमारे कौन से टीथ हैं? कैनाइन वाले टीथ हैं, इनको हम कैनाइन बोलते हैं इंग्लिश में, और रदनक बोलते हैं। तो हमारे जो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स कौन कौन से? टाइगर और लॉयन, और आपने देखा होगा हाथी, इनके पास कौन से टीथ होते हैं? ये वाले हाथी के कौन से दांत हैं जो दिख रहे हैं? ये रदनक दांत हैं, ये कैनाइन दांत हैं। आपको कैनाइन से भी ये वर्ड ध्यान रह जाएगा। थोड़े से इंग्लिश के टर्म आपको जरूर पढ़ने हैं ताकि आपको इंग्लिश भी याद करने में आसान ही लगेगी। तो रदनक आई थिंक याद करना ज़्यादा हार्ड होगा, कैनाइन याद करना आपके लिए। तो कैनाइन और रदनक, ये वाला दांत जो है, यदि कोई पूछता है तो टाइगर जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनके अंदर ये टीथ जो है ये पाया जाता है। और इसमें कुत्ता, शेर, चीता, ये वाले आपने देखा होगा जो चीरने वाले जो चीज़ें चीरता है या फाड़ते हैं, ये मीट खाते हैं इसलिए इनके अंदर ये वाले टीथ पाए जाते हैं। कैनाइन्स इनके अंदर भी मिलते हैं। अब देखिए इसके बाद आती है टंग, हमारी जीवा। हमारी जीवा के अंदर जब हम बात करते हैं तो टीथ के बाद आता है जीभ। जीभ के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं? ऊपरी होठ आप देखते हैं, ऊपरी होठ है यहाँ पर, ऊपरी दांत है, और तालू है, युगला, जो यहाँ पर ये इस टाइप से एक स्ट्रक्चर होती है ना गले में, और ये एक तरह से हमारी साउंड को क्या करती है? एक तरह से साउंड को, पूरी जो मसल्स हैं हमारी, ये कंट्रोल करती हैं, है ना। एक तरह से पूरा जो बोलने का सिस्टम है, तो बोलने में ये सारी चीज़ें, हमारा जो पूरा माउथ है एक तरह से उसको सपोर्ट करता है। जीभ और निचले दांत और निचला होठ। अब देखिए जब यहाँ पर जीभ की बात आती है तो आप जीभ पे जब हम जाएंगे तो जीभ के बारे में भी हम पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा बताएंगे जीभ पर। हम जीभ क्या करती है? जीभ का जो मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन जो जीभ का है वो क्या है? जीभ या जीवा, जीभ या जीवा, जीभ, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो देखिए जीभ का जो मेनली मुख्य रूप से जो है क्या कार्य है? भोजन में लार को मिलाना, लार को मिलाना, ठीक है। या दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? मुंह के पाचक रसों को, मुंह के पाचक रसों को दांतों के सहयोग से, दांतों के सहयोग से लुगदी बनाना, ठीक है। जीभ का जो कार्य है लुगदी बनाना, दांतों के सहयोग से जो लुगदी बनाओ उसके अंदर क्या मिल रहा है? लार मिला रहे हैं एक तरह से, है ना। तो दांत का और जीभ का ये मुख्य रूप से कैसा काम हो गया? ये सहयोग वाला काम हो गया है। और ये जो लुगदी है इसको हम बोल देते हैं फिर बोलस, और ये फिर कहाँ जाता है? आपकी ईसोफेगस के अंदर, मतलब जो आपकी वो है ग्रास नली, उसके अंदर भोजन जाता है। अब आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस देखो ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारी नली है, जो स्टमक या पेट या आमाशय तक आ रही है, इसको हम बोल रहे हैं ग्रास नली। और जो ग्रास नली है, ग्रास नली का बेसिकली जो मुख्य कार्य है वो क्या है? सबसे पहले तो ग्रास नली के अंदर क्या होता है? ग्रास नली का मुख्य, मुख से इसका जो कार्य है वो क्या हो गया? मुख से आमाशय तक भोजन को ले जाना, तक भोजन को ले जाना, ले जाना, मुख से आमाशय तक भोजन को ले जाना, ये इसका मुख्य कार्य है। और इसके अंदर यदि हम देखें तो इसके अंदर एक जो हमारी ये है ग्रास नली है, ग्रास नली के अंदर एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। यदि आपसे कोई पूछता है कि आमाशय के इसके जो ग्रास नली है, वो ग्रास नली के अंदर जो ग्रास है, जो भोजन आप करते हैं वो किस
गति के द्वारा कहाँ तक, आमाशय तक पहुंचता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट बन जाएगा आपका, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्रमाकुंचन गति जो है इसके अंदर इस तरीके से नली, जो मासन नली है बेसिकली, उसके अंदर जो ग्रास है ये इस तरीके से अपना रास्ता बनाते हुए यहाँ से चलती है ना। ये ग्रास जो है ये इस तरीके से आएगा, मतलब यहाँ पर, और जहाँ पर आएगी और उसके बाद ये इस तरीके से अपना रास्ता बनाते हुए नीचे यहाँ पर चलती है। तो जो हमारा ग्रास है, बोलस है, वो इस तरीके से मूवमेंट करते हुए नीचे की तरफ चलता जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। इस गति की क्या विशेषता है, इस गति की क्या विशेषता है, इस गति की ये विशेषता है कि यदि आप ये एक ऐसी गति है कि हमारे फूड को ये किसी ऐसी सिचुएशन में वापस नहीं, आपका जो फूड है, फूड यहाँ पर एक तरह से फंस जाता है, फंस कर चलता है। और ये फूड क्योंकि एक मासल नली है और ये फूड यहाँ से क्या करेगा, जो वापस नहीं जाता है। यदि आप उल्टे भी लटक रहे हो ना, कहीं पेड़ पर भी आप लटक गए हो, तो वहाँ पर से ये फूड को ये उल्टा रिवर्स में बैक में नहीं जाएगा। तो एक तरह से ये खासियत है क्रमाकुंचन गति की, और ये इम्पोर्टेंट है कि जो ग्रास नली है, ग्रास नली के अंदर कौन सी गति पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक के अंदर, स्टमक बेसिकली क्या है, यदि हम स्टमक को जानने की कोशिश करेंगे तो स्टमक जो आमाशय है, आमाशय के अंदर क्या होने वाला है, आमाशय के अंदर बहुत सारा जो पाचन है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पाचन है वो तो हमारा होता है सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड्स में स्टार्ट हो जाता है। पहले हम सैलिवरी ग्लैंड से ही हम उसको लेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आप देखते हो कि किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम, यदि हम की बात करते हैं तो देखिए डाइजेशन, सबसे पहले डाइजेशन जो होगा हमारी यहाँ पर होगा पाचक सहायक ग्रंथियाँ, सहायक पाचक ग्रंथियाँ हमारी, सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो जो पाचन है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे सलाइवा, जो लार ग्रंथियां हैं, वो लार ग्रंथियां आप देख ही रहे हैं कि लार ग्रंथियां हमारी कितनी हैं। तो आपको बताया है कि जो लार ग्रंथियां हैं वो हमारी 6 गिनती में है। लार ग्रंथियां संख्या में कितनी है, वो 6 लार ग्रंथियां हैं। देखिए लाइसोजाइम, सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो जब हम बात करेंगे कहाँ पर, डाइजेशन की, तो हमारे मुंह से डाइजेशन या पाचन शुरू होगा। तो जब मुंह से पाचन शुरू होगा तो आपने जो बर्गर लिया था, आपको पता है कि वो बर्गर आपने खाया और उसको चबाया, उसको टीथ के दांतों के साथ दांतों से पीसा, और जो जीभ है, जीभ ने उसको क्या करा, जो लार है उसके अंदर मिक्सअप किया, मिलाया। अब मिक्सअप करने के बाद आपको पता है जो हमारी लार है, उस लार के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, वो एंजाइम है लाइसोजाइम और टाइलिन, ठीक है। तो लाइसोजाइम और टाइलिन हमारे बॉडी में मुख्यतः, लाइसोजाइम का क्या वर्क है, लाइसोजाइम क्या करता है, ये कीटाणुओं को मारता है। यदि हम लाइसोजाइम के कार्य की बात करें, लाइसोजाइम जो है हमारा कीटाणुनाशी, हमारे भोजन के अंदर जो है कीटाणुनाशी का काम करता है। लाइसोजाइम एंजाइम हमारी, यदि आपको क्वेश्चन आता है कि लाइसोजाइम का क्या वर्क है, तो आप बताएंगे ये हमारी कहाँ, लार ग्रंथि में बनता है और ये कीटाणुनाशी है, ठीक है। लार ग्रंथि में बनता है और कीटाणुनाशी है।
उसके बाद आता है टाइलिन। हमारी जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वहां से और क्या बन रहा है, टाइलिन बन रहा है, उसको हम सैलिवरी एमाइलेज भी बोल रहे हैं। और ये क्या करता है सैलिवरी एमाइलेज, या तो आप लिखेंगे इसको टाइलिन एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज ये क्या करता है, स्टार्च का निर्माण करता है। एक तरह से ये क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और स्टार्च को डाइजेस्ट करने के बाद शुगर को बनाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी हम कभी कोई रोटी खाते हैं, ठीक है, कभी आप कोई यदि बिना नमक का कोई अनाज आप खाएंगे, आप सूखी रोटी खा के देखिएगा, तो कुछ समय बाद आपको क्या महसूस होगा, क्या महसूस होगा। रोटी चबाकर कभी देखिए, सूखी रोटी आप कभी चबाकर देखिएगा, तो चबाकर आप देखेंगे यदि उसमें नमक डाला हुआ नहीं है तो आपको वो धीरे धीरे चापते चापते कैसी लगेगी, मीठी लगने लगेगी, ठीक है। तो मीठी मतलब शुगर, शुगर मतलब माल्ट, मतलब माल्टोज, ठीक है। तो स्टार्च, यदि हम इस रिएक्शन को लिखने की कोशिश करेंगे, स्टार्च, स्टार्च जो है हमारा क्या बनाता है, माल्टोज। माल्टोज में परिवर्तन हो जाता है। कब हो जाता है माल्टोज में परिवर्तन, कब हो जाता है, जब टाइलिन टाइलिन इस पर रिएक्शन करता है, ठीक है। जो टाइलिन है, टाइलिन जब इस पर रिएक्शन करेगा, ठीक है, टाइलिन इस पर जब रिएक्शन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखिए, ये रिएक्शन आप लिख लें। स्टार्च, अब स्टार्च मतलब गेहूं या अनाज आपने खाया, इसको इस तरीके से याद रखो, ठीक है। स्टार्च माने गेहूं की रोटी आपने खाई, उस पर टाइलिन या एमाइलेज ने रिएक्शन करी, उसके बाद आपकी रोटी मीठी हो गई, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हुई, वो माल्टोज में, माल्ट माने शुगर, मतलब वो शुगर में कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो वो एक तरह की शुगर है, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये कई तरह की शुगर हमारे, मतलब शुगर मीन शर्कराएं, जो मीठापन जिसमें होता है वो प्रेजेंट होती हैं। तो उसको हमें क्या करना है, देखना है। अब देखिए यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड जो है वो तीन तरह की आपको बताई है, ठीक है। ये तीन तरह की सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिएगा इसके बाद, अब इसके बाद आते हैं सैलिवरी ग्लैंड के बाद हमारा फूड कहाँ जाने वाला है, हमारा फूड जाने वाला है अब जी हाँ, स्टमक। मतलब जब हमारा जो फूड है वो मुख गुहा में पाचन उसका हो चुका है, उसके बाद ये ईसोफेगस ग्रास नली के द्वारा कहाँ जा रहा है, ग्रास नली के रास्ते से होता हुआ कहाँ पहुंच रहा है फूड, आमाशय के अंदर पहुंच रहा है। अब आमाशय का क्या कार्य है, मुख्य रूप से जो आमाशय है, आमाशय का कार्य शुरू हो चुका है। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे जो आमाशय है, आमाशय में कुछ रस बनते हैं। आमाशय के अंदर कौन सी, जठर ग्रंथियां, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड आप कह सकते हैं, ये कौन सी जठर ग्रंथियां हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां हैं, ठीक है। अच्छा, यदि हम इनके एंजाइम्स की बात करें तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या कौन से हार्मोन्स बनते हैं, HCl हार्मोन बनता है, HCl हार्मोन बनता है, पेप्सिन हार्मोन बनता है, रेनिन हार्मोन बनता है, ठीक है, सॉरी एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम्स कुछ हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, और जब ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं तो ये एंजाइम का जो वर्क है, हमारे फूड में जो स्टार्च आ रहा है, अब देखिए केवल स्टार्च हमारे फूड में नहीं आ रहा है, स्टार्च के साथ साथ आपको पता है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, जो रोटी वाली चीजें हो गई, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स भी साथ आ रहे हैं, मिनरल्स भी साथ आ रहे हैं, विटामिन भी साथ आ रहे हैं, फैट्स भी साथ आ रहे हैं, है ना।
ये अनाज के कितने रूप हैं, प्रोटीन के बहुत सारे रूप हैं, और वो प्रोटीन के जो ये सारी चीजें हैं वो सारी आ रही हैं। अब उनको भी तो डाइजेस्ट करना है, केवल ये नहीं है कि केवल एक ही चीज को आपको डाइजेस्ट करना है। अब आता है पेप्सिनोजन। तो आपको पता है जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन यहां पर हम लिखेंगे पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन हमारे साथ क्या करता है, HCl की जब इस पर रिएक्शन होती है, HCl हमारी बॉडी में जो बनने वाले कुछ एसिड्स हैं उनमें जो मुख्य रूप से है क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। अजीब सा HCl है एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड माने कि बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं बड़ी ही प्योर फॉर्म में ये बनता है, ठीक है। और प्योर फॉर्म में बनेगा तो क्या होगा, ये आपको पता है कि यदि हम पेट की स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यदि हम आप आमाशय की बात करोगे तो आमाशय के अंदर यहाँ पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली आप कह सकते हैं, ये क्या है, श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली यहाँ पर बनी हुई है। और जो जठर ग्रंथियां हैं इनसे निकलता है जठर, जिसमें क्या है हमारा HCl होता है। HCl मतलब एसिड होता है, और ये सारे भोजन को जो डाइजेस्ट करने के लिए जिम्मेदार है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को फूड के एक तरह से गलाने का काम करता है ये HCl, ठीक है। और HCl को यहाँ पे काम कौन कर रहा है, जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन को HCl रिएक्टिव करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन में। पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद जो HCl है वो प्रोरेनिन, एक जो हमारा एंजाइम है वो है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन पर HCl क्या काम करता है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, रेनिन में। अब रेनिन, रेनिन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि रेनिन की खासियत क्या है। जो रेनिन है, रेनिन क्यों इंपॉर्टेंट है, रेनिन जो है ये छोटे बच्चों के अंदर बनने वाला एक एंजाइम है, जो कि छोटे बच्चों का जो फूड है वो क्या है, वो मिल्क है, वो दूध है ना। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको क्या करता है, रेनिन क्या करता है, रेनिन जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है, ठीक है, तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसको क्या करता है, उसका डाइजेशन करता है। अब जो यहाँ पर आता है आपका पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक करता है, ठीक है, और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। अब ये प्रोटीन को क्या करता है, यहाँ पर जो प्रोटीन का, पेप्सिन का जो काम है वो प्रोटीन को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर, हाँ जी, जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन को क्या करेगा, पेप्सिन ब्रेक करेगा। प्रोटीन को पेप्सिन और किस में तोड़ेगा, पेप्टोन्स में तोड़ेगा, ठीक है, पेप्टोन्स में ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। पेप्सिन और पेप्टोन, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये रिएक्शन ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन आपको लिखनी है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आप भूल सकते हैं इसको।
उसके बाद आता है रेनिन। रेनिन एक ऐसा प्रोटीन है, रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो केसीन पर, जो मिल्क प्रोटीन है एक तरह से, मिल्क पर रिएक्शन करता है। और मिल्क पर रिएक्शन करने के बाद हमने बात करी है कि ये बच्चों के अंदर बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, केसीन। केसीन पर रिएक्शन करता है कौन, रेनिन। कौन करता है, जो रेनिन है, रेनिन, रेनिन एंजाइम है, वो रिएक्शन करते हैं और ये क्या बनाते हैं, पैराकेसीन। पैराकेसीन, पैराकेसीन बनाते हैं, पैराकेसीन का निर्माण करते हैं। तो देखिए जो पैराकेसीन है, यदि हम बात करें तो ये जो केसीन है ये घुलनशील प्रोटीन है, ये दूध के अंदर घुलनशील है, ये घुलनशील है। और जब पैराकेसीन हो जाएगा तो ये आपने देखा होगा जब दूध जो है वो फटाफटा सा बच्चा जब बाहर निकालता है, अनडाइजेस्टेड सा जो फूड हो जाता है, जब वो कई बार वो उसको बाहर निकालता है कुछ समय बाद, तो होता क्या है, वो थोड़ा फटाफटा सा हो जाता है ना। तो उसको हम बोलते हैं वो कैसा, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, वो ठोस अवस्था में बदल गया, तो वो अघुलनशील, अघुलनशील है, ठीक है। वो अघुलनशील प्रोटीन का रूप हो गया एक तरह से, आप ये मान सकते हैं जी। अब देखिए बच्चे के अंदर बन रहा है वो, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं आई नीड रेनिन फॉर डाइजेशन ऑफ माई फूड मिल्क, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रहेगा, ये आपकी लर्निंग के लिए है कि छोटे बच्चों को रेनिन चाहिए होता है, ये छोटे बच्चों के अंदर बनता है। अब देखिएगा इसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है इसके बाद लिवर। अब देखिए जब हम लिवर के पास जाएंगे तो लिवर के पास क्या है, लिवर। लिवर में क्या है, लिवर के अंदर क्या होता है, लिवर के अंदर है हमारा लिवर यकृत। लिवर का कार्य क्या है, लिवर के अंदर हमारे जो विटामिन हैं या फैट्स हैं वो संचित रखता है। लिवर का जो कार्य है वो क्या है, यकृत क्या कार्य करता है, यकृत के जो कार्य होंगे वो क्या है, यकृत हमारे शरीर में वसा को संचित करने का कार्य करता है, ठीक है ना। और देखिए यकृत में विटामिन को, जो विटामिन है हमारी बॉडी के, जो फैट सोल्यूबल मतलब जो वसा के अंदर घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन जो वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, उनको संचित रखता है, उनको संचित रखता है, संचित रखता है। तो ऐसे कौन से विटामिन हो गए आपको पता है, संचित रखता है। ऐसे हमारे जो विटामिन हैं वो हैं हमारे विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। ये हमारे ऐसे विटामिन हैं जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो यूरिया फॉर्मेशन है हमारी बॉडी में, यूरिया का फॉर्मेशन भी क्या करता है, लिवर के अंदर हमारा यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसकी और भी बहुत सारी जो फंक्शनिंग है वो फिर किडनी विडनी से लेके यूरिया किस तरीके से हमारी बॉडी से बाहर जाने का जो प्रोसेस है, लेकिन जो यूरिया है उसका भी फॉर्मेशन लिवर में होता है। यदि मैं इसको केवल समझ लीजिएगा, इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बनता है जो हमारा पित्त रस है, बाइल जूस, वो हमारा यहाँ पर बनता है। यकृत, वो हमारी ये वाली संरचना है, और यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं यकृत। और यकृत का जो बेसिकली काम है, जो यहाँ पर जो यकृत का जो कार्य है वो यही है कि ये पित्त का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण मतलब पित्त रस का श्रावण करता है, ठीक है। और वो पित्त रस का जो श्रावण है वो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बैग टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पित्ताशय। ये मटर के दाने के आकार की एक संरचना है। मटर के दाने के आकार एक बुक्स में आपको लिखे मिलेगी, थोड़ी सी उससे बड़ी मान लो आप, ठीक है। तो ये पित्ताशय है, वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो गॉल ब्लैडर है, इसको हम वैसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ये पित्ताशय, ये पित्त की थैली। तो पित्त की थैली में क्या है, ये हमारे जो पित्त का निर्माण करता है, ठीक है। और पित्त जो है हमारा क्या करता है, जो फूड हमारा जो एसिडिक हो गया है, ये होता क्या है, इसका यदि हम माध्यम देखें तो जो पित्त का जो माध्यम है वो क्षारीय माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, ये क्षारीय माध्यम माध्यम होता है। पित्त क्षारीय माध्यम, जिसकी पीएच वैल्यू हम मान सकते हैं 7 से लेकर 8 तक। यदि हम पीएच इसका देखें तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 to 8, 7.4 समथिंग इसकी हो सकती है। तो 7 से लेकर 8 के बीच जो है क्षारीय माध्यम होता है, 7 से लेकर 8 तक इसका जो माध्यम है वो इतना हो सकता है। अब इसका जो काम है वो क्या है, जब हमारा फूड यहाँ से आप देख रहे हैं वो यहाँ से चला हमारे फूड, और यहाँ से आने के बाद कहाँ पर आया, स्टमक में, स्टमक से आने के बाद यहाँ आएगा। तो ये जो फैट्स हैं हमारे, उन फैट्स को एक तरह से डाइजेस्ट करने का जो काम है वो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वो यहाँ से ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे फूड को, जितना भी हमारा भोजन आ गया है जो आमाशय से पच गया है, और आमाशय से पचने के बाद जब ये यहाँ आता है तो यहाँ पर जो पित्त की थैली लगी हुई है वो सारे भोजन को क्या करती है, वो क्षारीय बनाने का काम करती है, क्योंकि जो अगले जो आगे एंजाइम है वो क्या जो आगे क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिवर का ये इंपॉर्टेंट कार्य है। अब देखो, लिवर के बाद आता है हमारा पैनक्रियाज, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, और अग्नाशय में बनता है क्या, अग्नाशयी रस। अग्नाशय में क्या बनेगा, अग्नाशयी रस, ठीक है। अग्नाशयी रस बनता है। अग्नाशयी रस का देखिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या काम है, अग्नाशयी रस में हमारी जो बॉडी का यहाँ पर एक ऑर्गन बना हुआ है, ठीक है, इसको हम बेसिकली मानते हैं पैनक्रियाज, इसको हम बेसिकली मानते हैं अग्नाशय। और अग्नाशय का जो कार्य है हमारी बॉडी में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से बहुत सारे कुछ एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम है, देखिए सबसे पहले जो प्रोटीन है, प्रोटीन पर जो 3 एंजाइम यहाँ पर बनते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। आपका एक जो एमाइलेज है वो आपका एक सेलिवरी एमाइलेज भी आपको पता है पहले बन चुका है। तो ये अग्नाशयी पैनक्रिएटिक एमाइलेज इसको बोलते हैं हम। तो पैनक्रिएटिक एमाइलेज का भी वर्क क्या है, स्टार्च का, जो भी स्टार्च जितना भी डाइजेस्ट हो चुका आपका जो स्टार्च है वो देखो कुछ
बहुत हद तक आपको बोला गया है, हमें कई बार लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि भोजन को ज़्यादा चबा कर खाओ, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने भोजन को पूर्ण रूप से नहीं चबाते हैं। हम क्या करते हैं, हमसे कोई बोलता है कि भोजन को कितनी बार चबाना चाहिए, तो कुछ लोग बोलते हैं, एक मेडिकल टर्म में हम बोल देते हैं कि 32 32 बार, 32 बार है, हमें शायद 32 बार भोजन को चबाना चाहिए। जब आप 32 बार भोजन को चबाओगे तो आप देखोगे कि फूड जो है, फूड के जो पार्टिकल हैं वो बहुत बारीक हो गए हैं, बहुत महीन हो गए हैं। कहा जाता है ऐसा कि जो भोजन है, भोजन को तो क्या करना चाहिए, भोजन को जो सॉलिड मील है, ठीक है, उसको तो ऐसे खाना चाहिए हमें कि हम उसको पिएं, और जो पीने वाली चीज़ है उसको सिप सिप करके धीरे धीरे हमें उनको पीना चाहिए, है ना। ऐसा बोला जाता है कि हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सही रहती हैं। लेकिन जल्दबाजी में या जैसे भी हमें हमें इतना समय नहीं होता तो हम उन चीज़ों पर कम ध्यान देते हैं। लेकिन भोजन को हम जितना चबाकर खाएंगे उतना ही क्या होगा, हमारी जो सलाइवा है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, वो अच्छे से वर्क करेंगी, सलाइवा अच्छे से बनेगी। सलाइवा जब अच्छे से बनेगी तो हमारे भोजन में लार अच्छे से मिलेगी, अच्छे से मिलेगी तो स्टार्च से क्या होगा, जो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे जो मुंह में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या क्या है, स्टार्च है। स्टार्च जो है, जब आप रोटी चबा रहे हो, कुछ भी चीज़ चबा रहे हो, तो वहाँ पर स्टार्च होगी। स्टार्च को जब आप चबाएंगे तो स्टार्च क्या करेगा, स्टार्च का डाइजेशन तेजी के साथ होगा, एमाइलेज उसका डाइजेशन करेगा, तेजी के साथ होगा। लेकिन कई बार हमारा जो स्टार्च है, जो गेहूं है, जो अनाज है, उसका हमें ठीक से पाचन नहीं हुआ, तो फिर वो जो बचा हुआ पाचन है वो कहाँ पर होगा, फिर वो पैनक्रिएटिक जूस से होगा, ठीक है। वो पैनक्रिएटिक जूस जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर ये हमारी, ये वाली जो यहाँ पर नली बनी हुई है, जिसको हम, ये हमारी जो छोटी आँख है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ज्यूरेनम करके, हम इसका नाम बोलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब अग्नाशयी रस, अब देखिए ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। अब देखिए ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करता है कौन, ट्रिप्सिन, ठीक है। और क्या बनाता है, पेप्टाइड्स बनाता है। क्या बनाता है, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आता है स्टार्च। यदि हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च, स्टार्च को, स्टार्च, स्टार्च क्या बनाएगा, यदि डाइजेस्ट होगा तो यहाँ पर बन जाएंगी माल्टोज, शुगर, मतलब शुगर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जब शुगर में कन्वर्ट होगा, माल्टोज में शुगर होगा, माल्टोज में कन्वर्ट होगा, तो स्टार्च जो है वो रिएक्शन जो है वो कौन कर रहा है, यहाँ पर आपको पता है कौन रिएक्शन कर रहा है, वो कर रहा है एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज। अब बचता है इमल्सिफाइड फैट। देखिए जो इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट मतलब, इमल्सिफाइड फैट किसे बोलते हैं, तो आपको पता है हमारे जो लिवर में एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, हमारे लिवर में जो फैट है उसका क्या होता है, उसका इमल्सन होता है, ठीक है। तो इमल्सिफाइड फैट जो हमारा पैनक्रिएटिक जूस है, तो जो है हमारा, एक तो जो पित्तरस है वो भी क्या करता है, फैट का पाचन करता है। और इमल्सिफाइड फैट बेसिकली क्या है, इमल्सीकृत जो वसा है, इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा जिस पर कौन काम करता है, लाइपेज, ठीक है। और जो यहाँ पर कुछ बनते हैं वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, और ग्लिसरॉल का निर्माण करता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का निर्माण करता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आप, इमल्सीकृत वसा, जो फैट्स हैं हमारे यहाँ पर, हमारी बॉडी में जितने भी फैट्स जो डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन जो ये इमल्सीकृत वसा है ये हमारा लिवर का फंक्शन है। और लिवर क्या करता है, जो हमारे फैट के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स हैं, जो फैट्स जो
कैसा फैट है? जो फैट के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हो जाता है इनका इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन। यहाँ पे होता है इसका इमल्सीकरण। इमल्सीकरण के बाद होता क्या है? जो बड़े फैट्स हैं, बड़े फैट के जो गोले हैं उनको छोटे फैट्स के जो गोले हैं उनमें कन्वर्ट करना, एक तरह से वो क्या हो जाएगा? छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इमल्सीकरण बोला जाएगा, इसको हम बोलते हैं इमल्सीकरण। फिर ये वाले जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, ये वाले जो फैट के जो गोले हैं, आप ये मान सकते हैं गोलिकाएं हैं, उनको आप क्या करेंगे? इमल्सीकृत वसा के साथ, जो लाइपेज के साथ रिएक्शन करता है, जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। फिर ये आगे जो कन्वर्ट होकर क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हर चीज का क्या बनना है, किस चीज में हमारी बॉडी में आगे जो चीजें काम आने वाली हैं वो क्या है? अब आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है कि तीन पार्ट हमने इसके पढ़े हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और एलियम। यदि हम इसके पार्ट्स की बात करें तो देखो, यहाँ से जो हिस्सा यहाँ पर एंटर करता है तो इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी अलग टाइप की इंटेस्टाइन हमने ली है, तो थोड़ा सा आपको ये चलो तो यहाँ पर इस तरीके से होती है और यहाँ से ये बनती है, ये बनती है ड्यूडेनम। ठीक है, और इसके बाद आती है जेजुनम, यहाँ पर मिड पार्ट, और इसके बाद आते हैं इलियम, यहाँ पर जुड़ा हुआ ये वाला हिस्सा है जहाँ से यहाँ से ऐड होती है। ऐड होने के बाद यहाँ से लिपट कर और इधर की तरफ ये एंटर करती है। तो जो फूड का जो पाचन है वो इसके अंदर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा ज़्यादातर जो पाचन है भोजन का वो कंप्लीट होता है। वो सारा जो मोस्ट ऑफ द जो जितना भी हमने देखा कि जितना भी भोजन पाचन हमारा अग्नाशय, पहले सबसे पहले कहाँ से? मुंह से शुरू हुआ, उसके बाद आमाशय में आया, आमाशय के बाद फिर आया जो पैनक्रियाज में, लिवर में या पित्ताशय की जो क्रियाएं हुई, और उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे भोजन का बहुत सारा हिस्सा जो है, आप कह सकते हैं कि बहुत पाचन जो है हमारा वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो ये वाला हिस्सा है, इसमें जो जेजुनम वाला पार्ट है उसमें मोस्ट ऑफ द कंप्लीट होता है। उसके एक हिस्से में जो हमारी जो छोटी आंत हैं उसमें पाई जाती हैं कुछ सूक्ष्म आकार की संरचनाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं विलाय। इनको हम क्या बोलेंगे? विलाय, विली या विलाय आप बोल सकते हैं, विलाय। ठीक है, या विली। ठीक है, आप इंग्लिश में इसको प्रोनाउंसिएशन विलाय बोल देते हैं, विली। तो देखिएगा, ये उंगली के आकार के स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमारे इंटेस्टाइन में होता क्या है? हमारे इंटेस्टाइन में इनका जो फंक्शन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही अच्छा है। और सबसे पहले ये क्या करती हैं? ये हमारे जो पाचन के लिए जो सतह क्षेत्र है उसको बढ़ा देती हैं। तो सबसे पहला जो इनका कार्य है वो क्या है? यदि विली को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले। पाचन क्रिया में सतह क्षेत्र को बढ़ाकर, सतह क्षेत्र को बढ़ाकर अवशोषण को, भोजन का जो अवशोषण है, अवशोषण को बढ़ाती है। ठीक है, जो पाचन क्रिया में सतह क्षेत्र को बढ़ाकर अवशोषण को, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये इनकी जो क्रियाविधि है, यदि हम इंटेस्टाइन में यदि हम बात करें आंत में, तो होता क्या है, इनकी जो क्रियाविधि है यहाँ पर इनकी
यहाँ पर इनकी एक झिल्ली है, ये झिल्ली, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अंदर की तरफ हम इस पर बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटी छोटी माइक्रो टाइप की एक विलाई यहाँ पर होती है, ठीक है, जो चूसने का, एक तरह से फूड के अंदर जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं ये क्या करती हैं डायरेक्ट। देखो आँत का क्या काम है, आँत का जो काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितना भी हमारे अंदर जो भी भोजन से जो भी बन रहा है, भोजन से जो भी मीन जो भी एनर्जी बन रही है, ठीक है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करके वो क्या करता है, ब्लड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसको ब्लड के अंदर डालना है। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमारी आंत्र का है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, जो ये ब्लड है, ब्लड के अंदर वो क्या करना है, रक्त के अंदर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने देखा होगा धमनी और शिराएं, ठीक है, धमनी और शिराएं एक तरह से यहाँ पर है, धमनी और शिराएं, ठीक है। धमनी और शिराएं यहाँ पर मौजूद होते हैं। धमनी और शिराएं जब यहाँ पर है, मतलब हमारे ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड चल रहा है, जो शुद्ध या अशुद्ध इस टाइप से हमारे अंदर कहाँ पर चल रहा है, धमनी या शिराओं में चल रहा है। तो वहाँ पर ये क्या करती हैं, भोजन के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बन रहे हैं वहाँ पर डालती हैं ये, ठीक है। और कहाँ से एब्जॉर्ब करें, फूड के अंदर की जितनी भी एनर्जी है उसको ये अवशोषित करके ब्लड के अंदर भेजने का वर्क करती हैं, ब्लड के अंदर भेजने का कार्य करती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए विलाय को पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी था। तो जो विली है बेसिकली, यदि हम मुख्य रूप से देखें तो पूरी जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भोजन को हम कितने पार्ट्स में हम वो करते हैं। ये भी आप पिछली जो वीडियोस हैं उनमें एक बार चेक करिएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, यदि हम भोजन को देखने लगें तो भोजन को हम कितने पार्ट्स में क्या करते हैं। सबसे पहले हम भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, अंतःग्रहण करने के बाद क्या होता है, पाचन होता है, पाचन होने के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण के बाद क्या होता है, बहिक्षेपण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन कौन से हमारे पार्ट्स हो जाते हैं। हाँ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़े से हम एंजाइम्स को इनको देख लेते हैं। जो हमारे पेप्टाइडेज हैं, पेप्टाइडेज देखो, इरेक्सिन, हमारे यहाँ पर इसमें कितने एंजाइम्स बन रहे हैं, देखो एंजाइम्स बन रहे हैं यहाँ पर। और एंजाइम्स बनने के बाद, एंजाइम्स बनने के बाद क्या हो रहा है, एंजाइम्स बनने के बाद आओ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कितने एंजाइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहे हैं। तो पहला है इरेप्सिन, फिर है माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ठीक है। ये तीन एंजाइम्स यहाँ पर बनते हैं और ये तीन एंजाइम डिफरेंट तरीके की जो शुगर हैं, जो शर्कराएं हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो कौन कौन सी जरा देख लेते हैं। पहला बनता है हमारा पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज पर रिएक्शन करता है हमारा इरेप्सिन, पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज पर रिएक्शन करता है इरेप्सिन। और पेप्टाइडेज हमारा क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल बनाएगा। और इस पर जो है कौन कार्य करेगा, यहाँ पर कार्य करने वाला है इरेप्सिन, ठीक है। उसके बाद आता है माल्टोज। यदि हम इसकी बात करें, दूसरा हमारा है माल्टोज। जितनी भी हमारे शर्कराएं बचती हैं, बाद में हमारी शर्कराएं होंगी, कुछ शर्कराएं जो हैं जो हमारी डाइसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स मतलब ये दो मॉलिक्यूल में बनी हुई होंगी, और दो जो ये क्या बोलते हैं, हमारे दो मॉलिक्यूल से फिर ये मोनो, मोनो माने एक सिंगल एटम के अंदर, सिंगल मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर ये परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, सिंगल अणु के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। माल्टोज, माल्टोज बनाता है, माल्टोज क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा डिफरेंट तरीके की आपकी शुगर बनाएगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा ये, या
शर्करा, शुगर। ठीक है, ये लास्ट में हमें किस चीज का फॉर्मेशन करना है, शुगर का ही करना है। ठीक है, माल्टोज जो कि किसकी क्रियाविधि से हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे माल्टोज पर कौन रिएक्शन करेगा, माल्टेज डी रिएक्शन करेंगे। ठीक है, माल्टेज डी रिएक्शन करेंगे। उसके बाद आता है हमारी लैक्टोज, जो कि हमारी दूध की दुग्ध शर्करा भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टोज जो कि क्या बनाएगा, जिस पर कौन रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या बना रहे हैं, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं शर्करा। शुगर। ठीक है, और लैक्टोज और लैक्टेज के इस पर कौन रिएक्शन करने वाला है, यहाँ पर रिएक्शन करने वाले हैं लैक्टोज जी। ठीक है, थोड़ा सा सम्मान के साथ इनको बोलना है ताकि ये याद हो जाए। ठीक है, तो लैक्टोज यहाँ पर रिएक्शन करने वाला है और यहाँ पर बनेगी हमारी शुगर, कौन सी, ये भी शर्करा ही बनेगी। और फिर उसके बाद आती है हमारे यहाँ पर अगली सुक्रोज। सुक्रोज शर्करा पर रिएक्ट करता है सुक्रेज एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारी ये शर्करा पर, ये तीनों क्या है, हमारी तीनों शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं। तीन तरह की ये शुगर यहाँ पर बनते हैं। सुक्रोज पर कौन रिएक्शन कर रहा है, सुक्रेज। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन होने के बाद आप ये देखेंगे ये इतनी रिएक्शंस यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या काम कर सकते हैं, इसके बाद आप काम करेंगे ये, अब आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारे डाइजेशन का, हमारे पाचन का जो मोस्ट ऑफ द सारा काम है वो कहाँ पर हो जाता है हमारा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद फूड जो वेस्ट मटेरियल के रूप में वो कहाँ पर भेज दिया जाता है, वो बड़ी आंत्र के अंदर, बड़ी इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी छोटी आंत है उसमें भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण एक तरह से, या एसिमिलेशन, वहाँ पर ब्लड के अंदर वो मटेरियल डाल दिए जाते हैं जो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन जब बड़ी आंत की बात आती है तो बड़ी आंत में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से यदि हम देखें तो ये कितने पार्ट्स में यहाँ पर बनी हुई है आंत्र। ये हमारी जो आंत होती है ये 1.5 से 2 मीटर लंबी तक ये हो सकती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, क्रमिरूप परिशेषिका है, क्रमिरूप परिशेषिका। ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य पूर्ण रूप से जो सेल्यूलोज से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जो पेड़ पत्तियाँ या फलों पर मनुष्य ज़्यादा समय के लिए मतलब जीवित रहता था, तो तब क्या होता था, तब ये काफ़ी प्रयोग में आई होगी। तो क्रमिरूप परिस्थिति का ये सेल्यूलोज हमारी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, हरी पत्तियों से, हरी पेड़ पौधों से मिलता है। तो ये हमारे अंदर उसका डाइजेशन करती थी, लेकिन हो सकता है ये भविष्य में विलुप्त हो जाए क्योंकि अब हमारे शरीर में इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रही है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, जो आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये बाहर भेजने का काम करती है। ठीक है, उसमें इसमें आप ज़्यादा कुछ वो ऐड नहीं करेंगे, बस यही रहेगा कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करती है। और यहाँ पर कुछ मसल्स यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर जो मलाशय है, मलाशय के नज़दीक पर एक स्फिंक्टर मसल पाई जाती है, जो इसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, जो बॉडी का जो मूवमेंट है, जो बड़ी आंत का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, और यहाँ पर होता है गुदा द्वार, जहाँ से बहिक्षेपण मनुष्य करता है। और यहाँ पर होती है स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर पेशी आप इसको बोल सकते हैं।
जो नाम है वो है मलाशय। जो पूरा भोजन है यहाँ पर क्या होता है, संघनित हो जाता है। आप ये कहते हैं कि जो पाचन के बाद, यहाँ पर एक बात आप लिख सकते हैं, पाचन के छोटी आंत्र में, पाचन के बाद छोटी आंत्र में, पाचन के बाद भोजन बड़ी आंत्र में एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? एकत्रित। और यहाँ पर जो पानी है ना, जो फर्क क्या होता है, यहाँ पर जब भोजन के अंदर जो पानी है वो आते अवशोषित कर लेती है, तथा भोजन के अंदर उपस्थित जल को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तथा भोजन के अंदर उपस्थित जल को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती हैं। अवशेष को बाहर निकाल देती है, बाहर फेंक देती है। आप ये मानिए, बाहर फेंक देती है, फेंक देती है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर समझ लें। तो देखिए यही बॉडी में इन सब चीज़ों का वर्क है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बॉडी में किस तरीके से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है। अब जितनी भी इसके अंदर जो सारी जो स्लाइड्स हैं वो हम देख रहे हैं, उनका आप जो है रिवाइज आप कर लेंगे। अब आप थोड़ा सा हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। तो मुख्य रूप से जो पाचन है वो क्यों जरूरी है, अब आपने ये देखा होगा। तो पाचन में हमने पढ़ा कि जटिल यौगिक सरल अणुओं में किस तरीके से जो भोजन का पाचन है वो क्या है। वो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स हमारे कंपाउंड हैं जो हम भोजन में लेते हैं वो एक जटिल अणु से सरल अणुओं में जब परिवर्तन होते हैं उनका, या जब वो टूटते हैं साधारण अणुओं में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पाचन बोल रहे हैं। तो हमारे बॉडी में जब आप देख रहे हो कि जब कितनी सारी चीज़ें हम खाते हैं और उनको हमारी बॉडी को अलग अलग रूप से डाइजेस्ट करके अलग अलग पार्ट्स में उनका डाइजेशन होता है, और वो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो हमने देखा है कितना कॉम्प्लेक्स है ये, कि हमारी पूरी बॉडी में यदि सारी चीज़ों को, पूरी जो डाइजेशन सिस्टम है, यदि हम इसको देखने लगे कि हमारी बॉडी जितने एंजाइम, जितने साइकिल यहाँ पर क्रिएट करती है डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को पचाने के लिए, यदि आपको पता है आप भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, और भोजन खाने के साथ साथ हमारी बॉडी में क्या होता है, आपने भोजन करा, भोजन खाने के बाद क्या बना, भोजन खाने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और वो ऊर्जा किस चीज़ के काम आती है? वो ऊर्जा काम आती है कि हम अपनी बॉडी की, हमारी बॉडी जो है अपने शरीर को मजबूत रख सके, खड़ा रख सके, और हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो उस भोजन से अपने आप को निर्माण कर सके, अपने आप को मेंटेन रख सके, है ना। वो ये वाला का, तो ये जो भोजन है, इस भोजन की जो पूरी ऊर्जा है ना, वो कहाँ तक जाती है? वो हमारे शरीर की कोशिकाओं तक जाती है। जब कोशिकाओं तक भोजन पहुंचेगा
तो तब हमारा शरीर कार्य कर पाता है ना। आप एक दिन जब फास्ट रहते हैं तो फास्ट रहने के बाद होता क्या है कि हमारी बॉडी का, आप पानी भी मत पियो तो हमारी बॉडी की जो रिएक्शंस हैं वो धीमी हो जाती हैं, वो स्लो हो जाती हैं। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी की जब रिएक्शंस स्लो हो गई, हम थकने शुरू हो गए, तो ये सारी क्रियाएं हमारे साथ शुरू हो जाती हैं। तो कहने का मतलब हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो वो कहाँ से पूर्ति होगी, वो भोजन करने के बाद। तो इसलिए भोजन और पाचन, इनका मुख्य रूप से एक अजीब सा रिश्ता है। जहाँ पर भोजन है तो उसके बाद फिर पाचन है। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 3 वाली थाली, और इसके साथ प्रोटीन, मिनरल, ये सब चीज़ें आपने देखी हैं और इसका आपको रिवाइज भी करना है। हालांकि हमने पार्ट थोड़े अलग अलग लिए हैं, लेकिन आपको सीक्वेंस वाइज जो हमारी सहायक पाचक ग्रंथियाँ हैं, और फिर उसके बाद हैं हाँ आहार नाल, माउथ, मुख, हमारी मुख गुहा, दांत, ठीक है। उसके बाद जीव, भोजन में लार को मिलाना जो जीव का जो मुख्य कार्य है। जीभ के अंदर टेस्ट बड्स भी कुछ पाई जाती हैं, है ना। इसको आप दूसरे ही लेक्चर में देख लें, ये काफ़ी डिटेल से इसमें बताया गया है। इस तरीके से देखिए, हम आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर हम आज समाप्त करते हैं। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।